वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम एबटाबाद बोर्ड का 10th क्लास का जो फिज़िक्स का पेपर है 2024 का, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोर्शन दोनों सॉल्व करेंगे। क्योंकि केपीके के जितने भी बोर्ड्स हैं उनका कोर्स तो सेम होता है। अगर आपका किसी और बोर्ड के साथ भी ताल्लुक़ है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें, आपके लिए ये बड़ी मददगार होगी। तो पहला एमसीक्यूज़ है, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन सूटेड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज इज़। तो जो कम फासलों के लिए ट्रांसमिशन का मोड जो है वो सूट करता है वो है स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड। उसके बाद दूसरा है द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन, ये एक एलिमेंट है प्रोटेक्टिनियम, इसके आपने न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो ऊपर एटॉमिक मास होता है, नीचे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास में से 2024 में से एटॉमिक नंबर जो है वो माइनस करें आप। बस मतलब ये होता है इसका कि ऊपर जो है एटॉमिक मास है और नीचे आपके पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स। तो जब एटॉमिक मास में से प्रोटॉन माइनस करें तो 143 आंसर आता है, जो कि इसका क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होंगे। उसके बाद तीसरा जो है ए यू, यहाँ पे एक एलिमेंट है आपके पास, तो गोल्ड, ठीक है, ये गोल्ड आपके पास एलिमेंट है। इसका ऊपर जो है एटॉमिक मास है, नीचे एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे एक एलिमेंट बन रहा है, दूसरा साथ हीलियम है। तो 4 एटॉमिक जो है मास इसमें से माइनस करें 85 में से, तो कितना आ जाएगा, नया जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक मास 181 होगा। और 79 में से 2 माइनस करें तो एटॉमिक नंबर होगा इसका 77। तो 181 एटॉमिक मास, 77 एटॉमिक नंबर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चौथा है, अगर टेम्परेचर जो है टंगस्टन फिलामेंट का इंक्रीज़ करें तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। क्योंकि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी। पाँचवा है, इफ़ द स्पीड एट विच मैग्नेट इज़ मूव्ड थ्रू द कॉइल इज़ डिक्रीज्ड। तो अगर उस मैग्नेट की स्पीड को कम कर दिया जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ईएमएफ जो पैदा होती है वो भी डिक्रीज़ होगी। उसके बाद एक्स है, ठीक है, और ए बी, कहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, हाई होगा, 1 होगा, मतलब सबसे ज़्यादा होगा जब ए की वैल्यू भी 1 होगी। ट्रुथ टेबल जो बना होता है लॉग गेट्स में, जो गेट्स होते हैं, तो उनमें अगर आप देखें ट्रुथ टेबल, तो वहाँ पे अगर ए की वैल्यू भी 1 हो, बी की वैल्यू भी 1, तो तब जाके एक्स ए बी जो है वो हाई होगा, 1 होगा। उसके बाद सातवां एमसीक्यूज़ है, व्हेन लाइट इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम विद अ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू हायर 1। तो जब एक लाइट्स दाखिल होती है कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से, तो वो रिफ्रैक्ट तो होती है और उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बी ऑप्शन, वो कम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। उसके बाद आठवां है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 इज़। तो जब स्पीड ऑफ लाइट आप फाइंड करेंगे किसी भी मीडियम के, जैसे कि यहाँ पे डायमंड है, तो उसकी स्पीड आप निकालने के लिए इसको डिवाइड करते हैं सी बाय इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ इसको डिवाइड करें इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 2.41 से, तो डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब डायमंड में वो दाखिल होगी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट इतनी हो जाएगी 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दो कैपेसिटर हैं, एक की जो है कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड है, दूसरे की 8 माइक्रोफैरेड, और वो पैरेलल में हैं। तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकालनी है। तो इक्विवेलेंट जब कैपेसिटेंस निकालेंगे और वो पैरेलल में हों तो उन दोनों की कैपेसिटेंस को सिंपल ऐड कर दिया जाता है पैरेलल के अंदर। तो ये पहले की 4 है, दूसरे की 8, तो 4 और 8 12 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10वां, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, जो आपके पास वेव होती है और उसके जो क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है, जैसे अब ये है एक और ये, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये नीचे वाली जो है, इनके दरमियान के डिस्टेंस को हम कहेंगे वेवलेंथ। उसके बाद है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स विद फ्रिक्वेंसी ऑफ 0.25 हर्ट्ज इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स होता है। तो अब 1/f, तो 1/f का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 0.25। जब इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4। तो टाइम पीरियड उसका क्या होगा, 4 सेकेंड। 12वां है, साउंड वेव इन एयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर अब सेक्शन बी की तरफ जाते हैं। इसमें आपके पास तकरीबन 9 शार्ट क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 8 शार्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे हम तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मैंने नोट्स बनाए हैं और कुछ जो है सॉल्व करने वाले, जैसे कुछ न्यूमेरिकल होंगे,
तो उनके लिए भी मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं, आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो अब इनके आंसर देखते हैं नोट्स से। पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने आंसर बड़े शॉर्ट करके लिखे हैं, आप डिटेल से अगर देखना चाहें बुक से या अपने नोट्स वगैरह से देख लें। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ शॉर्ट आंसर लिखे हैं टू द पॉइंट। टिम्बर, पिच और लाउडनेस। टिम्बर क्या है, फर्स्ट इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की ये खसूसियत होती है दैट डिस्टिंग्विशेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन। जो साउंड्स पैदा होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड जो होते हैं उनके दरमियान ये इम्तियाज़ करती है, फ़र्क करती है, सच एज़ वॉइसेस और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मुख्तलिफ जो आवाज़ें पैदा होती हैं उसमें ये फ़र्क करती है, उसको कहते हैं, ये साउंड की करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको टिम्बर कहते हैं। पिच क्या है, पिच इज़ द परसेप्शन ऑफ हाउ हाई और लो अ साउंड इज़। पिच जो है ये तासर होता है कि कितना ऊंचा, हाई या लो जो है वो साउंड है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, और ये साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लाउडनेस क्या है, ये परसेप्शन है ऑफ द साउंड इंटेंसिटी, साउंड की शिद्दत का। इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। जैसे पिच का आपने पढ़ा है कि फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, साउंड वेव की एम्पलीट्यूड पे। दूसरा क्वेश्चन था ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, इसको डिफाइन करें, और इंसान की जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है वो बताएं, उसकी रेंज बताएं। तो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है कि हम उस ऐसी फ्रिक्वेंसी, ऐसी रेंज जिसको कोई चीज़ सुन सकती है, सुनने के काबिल हो। तो इंसान के मतलब अगर हम कहें तो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज दैट द ह्यूमन ईयर कैन हेयर, वो फ्रिक्वेंसीज की रेंज जिनको इंसानी कान आसानी से सुन सकते हैं। तो वो रेंज है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। किलो का मतलब होता है 1000, तो मतलब 20,000 हर्ट्ज़ भी आप कह सकते हैं। अगर 20,000 से कोई फ्रिक्वेंसी कम हुई, कम रेंज वाली, तो इंसान उसको नहीं सुन सकेगा। अगर 20,000 से ज़्यादा होगी तो इंसानी कान उसको भी सुन नहीं सकेगा। अगर इसके दरमियान कोई फ्रिक्वेंसी लाई करती है तो इसको वो सुन पाएगा। तीसरा है डिस्क्राइब द टर्म्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इनको थोड़ा थोड़ा जो है मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इंसिडेंट रे क्या होती है, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। अब ये सरफेस है तो जो आके ये लाइट की रे आई है तो ये जो है इंसिडेंट रे है। अब जो रिफ्रैक्ट होके अगर ऊपर नीचे जिधर भी जा रही है तो उसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। दूसरा देख लें रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड का कहा गया है। तो अब इसके साथ बाउंस किया उसने और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेज ऑफ द सरफेस, जो उछल के वापस चली जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। जो नॉर्मल और इंसिडेंस के दरमियान एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखें मैं ज़रा इसकी डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये नॉर्मल है, ये जो रे आई है ये है इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्लेक्ट हो गई है ये है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है टकरा के वापस जाना। अब ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है आपके पास, तो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला अभी जो मैंने बनाया है, और ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट का मतलब है टकरा के वापस चले जाना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था, ये प्रूव करना था। वोल्टेज का फार्मूला है W/Q। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रूव तो नहीं किया, आप इसको देख सकते हैं अपनी बुक से या कहीं नोट्स वगैरह से। वर्क डन बाय चार्ज जो है वो क्या है, वोल्टेज होती है। और वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। वोल्टेज क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब हम 1 जूल वर्क, मतलब कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। ये इसका आप मैथमेटिकल रिलेशन भी लिख सकते हैं। जब 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है 1 जूल, उसको हम कहते हैं 1 वोल्ट। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, रिलेशनशिप जो है बताना था वोल्टेज और करंट का ओम्स लॉ के ज़रिए, जो V = IR है। तो ये रिलेशन ड्राइव करना था, तो ये भी मैंने नोट से बनाया है, अभी मैं आपको नोट से बताता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी नोट्स पे है, इन दोनों को इकट्ठी में आपको आंसर बताता हूँ नोट से। इसका डेटा देख लेते हैं। 1000 जूल ऑफ हीट जो है, एनर्जी कितनी हुई है 1000 जूल, 3 सेकंड में प्रोड्यूस होती है। ये हो गया आपके पास टाइम। इन अ रजिस्टर ऑफ 500 ओहम, ये रेजिस्टेंस हो गई। हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है, वोल्टेज फाइंड करनी है। तो ये छठा और पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं नोट से। अब देखें, ये प्रूव करना था इसको ओम्स लॉ के ज़रिए। तो ओम्स लॉ के अंदर हम देखते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज का डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसके
फिर हम जो है इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्ट को ख़त्म करके इसकी जगह ये कांस्टेंट लगा देते हैं 1/r। r जो है और v ऊपर जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो v/r बन जाएगा। अब r नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा v = IR, जो हमें रिलेशन चाहिए था इस क्वेश्चन से हमने इसको डिराइव कर लिया है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मैंने डेटा वहीं से बता दिया है। एनर्जी 1000 जूल, टाइम 3 सेकेंड, रेजिस्टेंस 500 ओम, वोल्टेज इतनी है। ये फार्मूला लगाना है, E = V² मल्टीप्लाई बाई टी। ये 1000 होगी एनर्जी, वोल्टेज फाइंड करनी है, 3 टाइम हो गया, 500 क्या हो गया रेजिस्टेंस। 500 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। अब इस सब को हल करेंगे तो ये आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूँकि v² इसके बराबर है तो हमने v की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ क्या कर लें स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। इस तरफ ही जब स्क्वायर रूट लेंगे आप कैलकुलेटर की मदद से तो 408.25 वोल्टेज आ जाएगी इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब दी वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर। AC जनरेटर का जो काम करने का प्रोसेस है वो लिखना है। तो बिल्कुल शॉर्ट लिखा है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लिखेंगे इसको, ज़रा सा एलुसिडेट करके इसकी वजाहत करेंगे। एन AC जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो AC जनरेटर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी AC में इसको कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट में। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के असूल पे ये काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। व्हेन अ कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंड्यूसिंग एन अल्टरनेटिंग करंट ड्यू टू फैराडेज लॉ। तो ये सिंपल सी मैंने इसकी वर्किंग लिखी है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि डिफाइन कैथोड रेज एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन कैथोड रेज। तो कैथोड रेज क्या है? स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम कैथोड इन अ वैक्यूम ट्यूब। तो स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बड़ी मिकदार जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो खारिज होती है कैथोड से वैक्यूम ट्यूब के अंदर, उनको कहते हैं कैथोड रेज। इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कैथोड रे पे? कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, किससे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स से। प्रूविंग दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इससे ये साबित होता है कि वो दे आर नेगेटिवली, वो क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद 9वां है, डिस्क्राइब मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड राइट इट्स 3 डिसएडवांटेजेस। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? अ लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग। तो बड़ी तंजीमों के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत बड़े मवाद के डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और ये बहुत बड़ा और ताकतवर कंप्यूटर होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये बड़ा महंगा होता है, वेरी एक्सपेंसिव, रिक्वायर्स अ लार्ज स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है इसके लिए, कंज्यूम्स हायर पावर, ज़्यादा एनर्जी इस पर इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हैं, डिस्क्राइब एमिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रेज। जो अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज हैं उनकी एमिशन के बारे में बताएं। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन बताएं, और उसके 3 स्टेप्स जो हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के, उनके बारे में बताएं। तो ये मैंने बुक से पिक्चर ली है, आपको वहीं से इनके आंसर बताता हूँ। पहला जो है वो एमिशन देख लें, अल्फ़ा एमिशंस। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर इन फैक्ट हीलियम न्यूक्लियाई, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स बाउंड टुगेदर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। तो कहाँ से ये खारिज होते हैं? न्यूक्लियस से। When the ratio of neutrons to protons in the nucleus is too low, certain atoms restore the balance by emitting alpha particles. Alpha emissions occur in very large atoms, that is they have high atomic numbers. उसके बाद बीटा एमिशंस आप देख लें। बीटा पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल्स emission occur when the ratio of neutrons to protons in the nucleus is too high। ठीक है। उसके बाद ऊपर देख लें तो जब न्यूक्लियस रेशियो जो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन की लो थी, यहाँ पे क्या है, जब क्या होती है, हाई होती है। इन दिस केस एक्सेस न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या होता है, जो फालतू न्यूट्रॉन होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। द प्रोटॉन स्टेज इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड एनर्जेटिकली। तो प्रोटॉन तो चूँकि न्यूक्लियस में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के ज़रिए, तवानाई के ज़रिए उनको इजेक्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अ न्यूट्रॉन बाई इटसेल्फ इज़ अनस्टेबल। द लोन न्यूट्रॉन ऑन एवरेज ऑफ अबाउट 12 मिनट्स विल डिके इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। चूँकि न्यूट्रॉन खुद जो है वो अनस्टेबल होता है, और हर 12 मिनट के बाद तकरीबन हर एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता जाता है, टूटता जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में।
The spontaneous decay of free protons has never been observed and the proton is therefore considered a stable particle. A neutron with a proton is stable. उसके बाद gamma emission भी आप देख लें. Gamma rays are electromagnetic radiations emitted from the nucleus. Gamma ray emission occurs when the nucleus of radioactive atom has too much energy. जब न्यूक्लियस जो है रेडियो एक्टिव एटम का उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाए तो फिर गैमा रेज खारिज होती हैं. इसके नीचे एक टेबल भी था, आप उसको भी बुक से देख लें, टेबल 18.1. उसकी पिक्चर मैंने यहाँ अटैच नहीं की. फिर न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन है व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई, जब जो है दो कम जो है प्रोटॉन या इस तरह रखने वाले हल्के जो न्यूक्लियस होते हैं वो जुड़ते हैं आपस में टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. तो फिजन का मतलब है कि मिलाप होना, जुड़ना आपस में. तो जब दो कम लाइट न्यूक्लियाई मिलते हैं तो हैवी न्यूक्लियस बनता है, उसको फिजन कहते हैं. उसके बाद यहाँ पे देख लें 3 स्टेप्स भी दिए गए हैं. ठीक है, ये पहला रिएक्शन है, फिर दूसरा, तीसरा. आप इसको यहाँ से देख लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. अब मैं चला जाता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन पे, सेक्शन सी की तरफ. सेक्शन सी में देखें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 3 के आंसर करने होते हैं. पहला जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कंडीशन नेसेसरी फॉर अ सिंपल पेंडुलम टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो दो जो है उनकी कंडीशंस बतानी है उसकी सिंपल पेंडुलम के लिए जो ज़रूरी होती हैं. उसके बाद जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. इसमें रीस्टोरिंग फोर्स निकालनी है. पेंडुलम की मास 125 ग्राम है. उसके बाद एंगल जो है वो 10 डिग्री है और जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो 9.8 होती है. यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स निकालनी है. दूसरे क्वेश्चन में मायोपिया और हाइपरओपिया को है वो क्या होते हैं ये बताना है और उनकी करेक्शन कैसे हो सकती है. ये जो डिफेक्ट्स है इनकी करेक्शन कौन से लेंसेज के ज़रिए हो सकती है. फिर जो है क्वेश्चन इसका 2 है. अ बायोलॉजिस्ट विद अ नियर पॉइंट डिस्टेंस n है 25 सेंटीमीटर और जो इसमें फोकल लेंथ है 3.9 सेंटीमीटर. एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालनी है लियर पॉइंट की और इन्फिनिटी की. ये दोनों न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. कूलम लॉ को फिर डिराइव करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे उसकी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कूलम लॉ के ज़रिए. एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, डिस्टेंस उनके दरमियान 10 सेंटीमीटर है, तो हमने फोर्स निकालनी है, कूलम फोर्स. उसके बाद आखिरी है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बताना है. और एक न्यूमेरिकल है, इसमें 1.5 मीटर उसकी लेंथ है. करंट उसका कितना है 3.2 एम्पेयर और राइट एंगल बनता है, मतलब एंगल यहाँ पे 90 का होगा. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है 0.04 टेस्ला और फोर्स हमने उस वायर पे जो एग्जर्ट होती है वो फाइंड करनी है. तो ये सारे क्वेश्चन अब देखते हैं हम नोट से. अच्छा, पहला जो पार्ट था जो कंडीशंस बतानी थी, यहाँ पे मैंने बड़ा मुख्तसर लिखा है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं. तो रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. पहला क्या, रीस्टोरिंग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ और जो है उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ. और जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इंश्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो थीटा मतलब जो है वो 15 डिग्री से कम ही रहना चाहिए. स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंश्योर करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन को. ज़रा इसको आप खुद भी देख लें सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशंस थी. उसके बाद दूसरा पार्ट है रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करनी है, वो देख लेते हैं न्यूमेरिकल. सेकेंड पार्ट देख लें, इसकी जो फोर्स जो है जैसे मैंने आपको डेटा बता दिया था, फोर्स फाइंड करनी है. मास 125 ग्राम है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट केजी होती है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से 0.125 किलोग्राम आ जाएगा इसका मास. थीटा 10 डिग्री है, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फार्मूला जो है रिस्टोरिंग फोर्स का -mg साइन थीटा. वैल्यूज़ पुट करें, एम इतना हो गया, जी इतना है, साइन 10 हो गया. साइन 10 की वैल्यू है 0.1736. तमाम को इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 0.2128 न्यूटन. तो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कितनी हो गई, 0.2128 न्यूटन. फिर उसके बाद सेकंड जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें मायोपिया और हाइपरोपिया और इसके कैसे करेक्शन हो सकती है. तो मायोपिया कहते हैं नियर साइटेडनेस, कैन सी नियर नॉट फार. तो बड़ा मैंने मुख्तसर बताया आपको, मैंने पहले कहा है कि वीडियो चूँकि शॉर्ट बनानी होती है तो हम नज़दीक की चीज़ों को देख सकते हैं, दूर की चीज़ों नहीं देख सकते इसमें. और कनकेव लेंस के ज़रिए इनकी करेक्शन की जा सकती है डिफेक्ट की. उसके बाद हाइपरोपिया को कहते हैं फार साइटेडनेस. इसमें जो है हम दूर की चीज़ को देख सकते हैं
जबकि नज़दीक की चीज़ को नहीं देख सकते, ये डिफेक्ट होता है। और इसको करेक्शन इसके साथ किसके साथ की जा सकती है, इसकी कन्वेक्स लेंस के साथ। फिर इसका जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालनी थी उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन देखें तो इसमें एन दिया गया था 25 सेंटीमीटर और जो है फोकल लेंथ जो है 3.9 सेंटीमीटर है, और एम जो है एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालनी है। सॉरी, मैंने यहाँ मॉडिफिकेशन लिख दी है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। नियर पॉइंट के लिए फार्मूला होता है एन बाई एफ और उसमें एक जमा करना होता है। और जबकि इन्फिनिटी के लिए क्या होता है, एन बाई एफ को सिंपल डिवाइड करना होता है। ऊपर एन रखें 25। अच्छा, इसकी यूनिट्स कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम यूनिट्स हैं तो इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो 25 ऊपर रखें, 3.9 नीचे रखें, तो ये आंसर आ जाएगा 6.41। उसमें 1 जमा करें तो 7.41। ये है नियर पॉइंट के लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और इन्फिनिटी के लिए सिंपल इनको डिवाइड करना होता है तो इससे आंसर आ जाएगा 6.41। इसकी यूनिट कोई नहीं होगी क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो जब सेम क्वांटिटीज़ होती हैं तो उनकी यूनिट कैंसिल हो जाती है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ बताना है। क्या है कूलम लॉ? स्टेटेड दैट, वो बयान करता है कूलम लॉ ये कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो कूलम फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के प्रोडक्ट के। ये देखें Q1 और Q2 के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो जो दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे मैंने R लिखा है, उनका स्क्वायर लें तो उसके साथ उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करना है तो ये मैंने लिखा है मैथमेटिकली प्रूव। पहला देखें, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², सॉरी r² के साथ। अब इन दोनों को कंबाइन करें, ये फोर्स तो सेम है तो ये जो है ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू, r² नीचे आ जाएगी। और आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के उसकी जगह कांस्टेंट लगा दें k, जिसको कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। और k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो कूलम लॉ है ये प्रूव भी हो गया है। फिर इस पर एक न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल क्या है कि आपको डेटा दिया गया है, एक चार्ज है 7.2 माइक्रो कूलम। माइक्रो जो है एक प्रीफिक्स है जिसकी पावर होती है 10⁻⁶। दूसरा है 4.3 माइक्रो कूलम, ये भी 10⁻⁶ हो गया। डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसको सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करें तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² लिखते हैं, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.10 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो k है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऊपर भी मैंने आपको बताया है फोर्स निकालनी है, यही फार्मूला लगाएं कूलम फोर्स वाला, k × K1 K2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2 सॉरी। अच्छा, k की वैल्यू डालें, Q1 की वैल्यू Q2 की, और नीचे आ गया r²। r की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लेना है। अब यहाँ मैंने क्या किया, 9 को 7.2 को और 4.3 को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। और चूंकि ऊपर बेस एक जैसी है, पावर ऐड कर दें, 9 के साथ जमा है और -6 और -6। अब -6 और -6 मिलके बन के -12, इसमें जमा 9 करें तो दोनों के साइन उल्टे हैं तो रह क्या जाएगा, -3। अब नीचे देखें, अब नीचे 10 का स्क्वायर लें तो बन जाएगा 100, और -2 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 10⁻⁴। अब नीचे 10⁻⁴ है तो ये रूल होता है पावर का, नीचे से जब ऊपर लेके जाएं आप बेस एक जैसी हों तो नीचे अगर माइनस है ऊपर जाके बन जाएंगे प्लस। इन दोनों के साइन भी उल्टे हैं तो 4 में से 3 क्या क्या बन जाएगा, 10⁻1। और अब नीचे क्या है, 100, तो 10⁻1 10 ही होता है तो ये 10 इसके साथ कैंसिल। 278 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 27.864 न्यूटन। फिर पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है, आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की एप्लीकेशन लिखनी है। इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसकी, फोर्स की, जिसके अंदर करंट होता है किसी भी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो लेफ्ट हैंड रूल जो होता है उसमें थंब किसको शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन को। द फोर फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर, क्योंकि तीसरी फिंगर जो होती है, दरमियान वाली फिंगर जो आपके पास होगी, तो वो किसको शो करेगी, मिडल फिंगर शो किसको करेगी, इसमें दरमियान में जो होगी वो शो करेगी करंट को। ठीक है, एक चीज़ शो करती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, दूसरी शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडल फिंगर शो करती है करंट को।
उसके बाद दूसरा इसका है कि एक फ़ोर्स निकालनी है, इसी से रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड से, और उसका डेटा मैंने आपको बताया है। इसके जो मुकम्मल सॉल्यूशन है वो हम देखते हैं नोट से। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 था। करंट है 3.2 एम्पेयर, लेंथ है 1.5 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.04 टेस्ला, एंगल जो है राइट एंगल था तो थीटा 90 हो गया। फोर्स हमने फाइंड करनी है। F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये इसका फार्मूला है। बी इसमें क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एल लेंथ, साइन 90, साइन 90 1 के बराबर होता है, 1 डालें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.192 न्यूटन क्या आ जाएगी, उस वायर पे फोर्स आ जाएगी। यहाँ तक था ये फिज़िक्स 10th क्लास का पेपर। अगर मज़ीद आपको कोई अपडेट चाहिए, अब चूँकि पेपर हो रहे हैं साथ साथ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो पेपर मेरे रहते हैं 10th के और 9th के वो भी साथ साथ अपलोड करूँ। बाकी तमाम पेपर मैथ, केमिस्ट्री, बायो में पहले से अपलोड कर चुका हूँ। जनरल साइंस के पेपर रहते हैं वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा कुछ दिनों में। मुताला कुरान भी अपलोड कर दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।